Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली वी विल बी इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th एंड किस तरीके से आए थे, क्या नए क्वेश्चन थे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उनको जहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो एज यूजुअल जैसा मैं बताता हूँ हमेशा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो यहाँ पर एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक मोटिवेशनल कोड है आप लोगों के लिए और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नई चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने यहाँ पर देखी है। कई बार सीबीएसई से क्वेश्चंस वगैरह में गलतियां हो जाती हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं और उस केस में आपको उसका लॉस ना हो, आप वो चीज आपको इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पर सीबीएसई ने इस सेट में जो है गड़बड़ की थी, गलती की थी। यू ऑल कैन सी राइट नाउ दैट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इन द इकोनॉमी, तो क्या करना चाहिए कि सिक्योरिटीज बाय करनी चाहिए। जी हाँ, अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब मनी सप्लाई को आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं या डिक्रीज करवाना चाहते हैं, दैट इज क्लियरली नॉट मेंशन्ड। समटाइम्स इट हैपेंस दैट सीबीएसई कमिट्स सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स ओवर हियर। तो अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटीज बाय करें तो आपको पता है यस, इट इज एबल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. This is option B, by selling the securities in the market, then definitely ये correct है. By reducing the cash reserve ratio ये भी correct है. By reducing the repo rate ये भी correct है. मतलब आप चाहे किसी भी point में increase करें, decrease करें, sale करें, परचेज करें, हर एक यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट है। ये सारे के सारे ऑप्शन से करेक्ट हैं। अब आप ये सोचेंगे कि व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू। देखिए, बच्चे काफी बार गलती करते हैं, दे डोंट अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। एमसीक्यू है, आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो सबसे पहला जो मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा वो ये रहेगा, डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। डू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करें, चाहे वो आपको आते हैं या नहीं आते। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे ने, लाइक द चाइल्ड वाज नॉट श्योर अबाउट एनी वन ऑफ द पॉइंट, और किसी बच्चे ने ए लिख दिया, किसी बच्चे ने बी लिख दिया, किसी बच्चे ने सी लिख दिया, तो जब मार्किंग स्कीम सीबीएसई की आई तो उसमें क्या दिया हुआ था, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर राइट नाउ, कि 1 मार्क टू बी अलॉटेड फॉर एनी गिवन ऑप्शन। कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी को उसके लिए मार्क्स दिए ही दिए जाएंगे। So this is the thing which I want to tell you, कि sometimes it happens that CBSE also commits mistakes, and this is one of the example. सेट नंबर जो है ये 58-1-1 है, किस स्टेट में आया था आई डोंट नो अबाउट इट. माय ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल सच क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. सिर्फ आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है. और जो ये बेसिकली फॉल्स है, गवर्नमेंट बजट जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है. यहाँ पर पूछा गया है मॉनेटरी पॉलिसी. मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई डिजाइन करता है और एक्सरसाइज करता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट बनाती है और उसको फॉलो करती है. सो दिस इज द थिंग. तो गवर्नमेंट बजट उसी का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. हर एक टाइप का एमसीक्यू यहाँ पर इंक्लूडेड है. आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, आप देखेंगे ट्रू फॉल्स, आप देखेंगे एमसीक्यू, एवरीथिंग इज देयर. तो एक काफी वैरायटी, अच्छी खासी वैरायटी आपको गिवन है. डिसइन्वेस्टमेंट इज डैश रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. दो ऑप्शन आपको गिवन होंगे यहाँ पर पहले से ही. फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहले से ही यहाँ पर गिवन होगा आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शंस.
तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कैपिटल रिसीट होगा। क्यों कैपिटल रिसीट होगा? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है बेसिकली, व्हेन गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, अपना शेयर जब कम कर लेती है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की एसेट्स होती हैं वो एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं, और एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं या लाइबिलिटीज में चेंज आता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ इट इज बेसिकली रिलेटेड टू capital nature of items, and if an item is not making any kind of changes in revenue, basically in the assets और liabilities, assets या liabilities में कोई चेंज नहीं करता है, इंक्रीज डिक्रीज कोई भी चेंज नहीं करता है, तो वो रेवेन्यू आइटम होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई इट विल बी अ कैपिटल वेरिएबल। अब यहाँ पर कह रहा है कि fill in the blank with suitable definition, effective demand is defined as, effective demand क्या होती है? ये काफी भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लेवल ऑफ आउटपुट इन एम्प्लॉयमेंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल इन एन इकोनॉमी, दैट इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव डिमांड। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इफ यू पीपल विल पे अटेंशन देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। fill in the blanks with the correct answers. Two components of money supply. Money supply में अगर आप देखेंगे M1 ही हमारे सिलेबस में है, तो M1 की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं CC यानी करेंसी इन कॉइन्स, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इन तीनों पॉइंटर्स में से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको उसका जो है उसके नंबर जो हैं वो पूरे पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पूछा है सीबीएसई ने, एंड आई होप सो कि आप भी इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियोस के कंटेंट को बनाने में, शूट करने में, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी रिक्वायर्ड होता है। लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगता है। इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए डेफिनेटली लाता रहूंगा, अभी आते रहेंगे वीडियोज। तो कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन। देखिए जब भी हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन में सबसे पहले तो पैसेज ऑफ टाइम लिया जाता है कि टाइम चले जाने के बाद या कोई चीज आपने खरीद ली है देन एंड यू आर नॉट यूजिंग इट, देन पैसेज ऑफ टाइम्स, अ फ्लक्स ऑफ टाइम्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज आती है वियर एंड टियर, कोई टूट फूट हो जाए तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और तीसरी चीज आती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो मान लीजिए कोई भी चीज, मतलब आज जो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली कल को जो है वो एक तरीके से ऑब्सोलीट हो जाएगी, सो इंफीरियर हो जाएगी, एंड दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली एब्सोल्युटली ट्रू। तो 3 चीजें हैं जो यहाँ पर इंक्लूड होती हैं, और यही चीजें बताने के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि ये सारी चीजें आपको पता लग सके, आप समझ सकें कि एक्चुअली क्योंकि रीजनिंग आपको कहीं नहीं मिलती इन सारी चीजों की, 1 मार्कर की। काफी बुक्स में भी देखेंगे आप या कहीं पर भी देखेंगे तो रीजनिंग नहीं मिल पाती है। सो आई एम गिविंग यू द रीजनिंग हियर एज वेल। We are having the question number 7, fiscal deficit can be estimated by using the formula. So we all know that fiscal deficit is basically equal to borrowings. ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला की बात कही है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़कर जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा लिख सकते हैं आप, ये मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिख दिया है यहाँ पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, समझना चाहें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप बात करते हैं बोरोइंग्स की तो एफडी बेसिकली एफडी बोरोइंग्स के बराबर होता है। बोरोइंग्स ही एफडी होती हैं। excess of expenditure which is there over the total receipts, that is what we call fiscal deficit. I hope so that you people are able to understand all such things. कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी। देखिए एपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4 चीजें होती हैं, एक आता है एपीसी, एक आता है एपीएस, और इसके इन चारों की एपीएस, एमपीएस एंड एमपीसी। देखिए एपीसी की खास बात होती है कि इट कैन बी, इट वेरीज फ्रॉम, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है,
क्योंकि कंजम्पशन जो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, तो इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, पहली खास बात है। और ये इसकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एपीसी कैन बी मोर देन वन। जो एपीसी है वो एक से ज्यादा हो सकता है। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, पहली चीज। और दूसरी की या एपीएस नेगेटिव हो सकता है। इन चारों में से अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो वो कोई वेरिएबल नहीं है जो हो सकता है। एमपीएस की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है। ये दोनों ही पॉइंट्स में आएगा कि एमपीएस और एमपीसी, इन दोनों की वैल्यू बेसिकली 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। एंड अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इन दोनों का समेशन 1 आता है, और अगर इन दोनों वेरिएबल्स को भी ऐड किया जाए तो इन दोनों का समेशन भी 1 आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोर देन वन, जी हाँ, हो सकता है। एपीसी लेस देन वन, ये भी हो सकता है। यूनिटी 1 भी हो सकता है। तो जब ज्यादा हो सकता है तो ऑब्वियसली 1 भी हो सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर गलत है। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। एपीसी कैन नॉट बी जीरो इन एनी ऑफ द केसेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। सी बार की बात कर रहा हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। सो इसलिए एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट आंसर लिखना है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम क्यों डिमांड करते हैं? तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाने के लिए हम डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट्स जो होगा, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस सिचुएशन। यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। बाकी और भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका यही सेक्शन आएगा। यहाँ पर बताया है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये क्वेश्चन मेरा मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। काफी देर बाद ऐसा लगा कि हाँ, कोई एक लेवल वाला क्वेश्चन आया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर जरूर करना चाहिए। पीपीपी, प्लीज प्रिपेयर प्रॉपर्ली। क्वेश्चन है, एज पर केन्जियन थ्योरी इन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नेवर एग्जिस्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है केन्जियन इकोनॉमी में, और एक ही जगह नहीं करता, तीन तीन जगह करता है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली फॉल्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है, जब आपका ये इस तरीके से आप वाई या एएस बनाएंगे, तो ये एडी है जो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा जहां पर एडी एस बराबर होते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी जहां एडी यू लिख रहा हूँ, यू स्टैंड्स फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट, वहां पर भी ये बराबर होगा। और अगर कई बार केसेस में ऐसा होता है कि एडी ओ ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस है, तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये ई, दिस इज E1, E2 आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम है, बिकॉज केन्जियन थ्योरी एक चीज कहती है कि जहां पर एडी और एएस इक्वल है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इट कैन हैपन बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट में हमेशा हम फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ पर अगर कोई टर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में ना आ रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। देखिए, यहाँ पर ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट एक टर्म आती है, ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे। एक आती है बैलेंस ट्रेड। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं? बैलेंस ट्रेड। अब देखिए, क्योंकि ट्रेड ट्रेड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि इसमें हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स लेते हैं, नॉट सर्विसेज। सरप्लस कब होता है? जब बेसिकली हम जो हमारा एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, दैट इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। डेफिसिट, ये मैं एक लेवल एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 11 क्वेश्चन हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ही होते हैं। एक में ऑप्शन गिवन था, इसलिए टोटल 11 क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा होता है ओवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, बीओटी की बात करते हैं, तो हम गुड्स की बात करते हैं सिर्फ, और कुछ यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। तो मैंने तीनों ही सिचुएशंस आपको बता दी हैं, डिफाइन भी मैंने कर दिया है। बाकी आप अगर इसका फॉर्मूला वगैरह लिखना जानते हैं तो यू कैन इजिली explain it that trade surplus refers to excess of revenue of exports of visible items, visible item यानी कि goods, over the value of payment for import of visible items। आप चाहें तो इसको आसान सी भाषा में भी लिख सकते हैं that trade surplus is a situation in which
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सो ये भी चलेगी डेफिनेशन, अगर आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है या आप समझ ना पा रहे हो। ये 11 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे। अभी हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा आईईडी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा। सो fill in the blank with the correct answer. During India's 7 5-year plan, the government of India adopted dash policy to protect domestic industries. देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट 5 7 ईयर प्लान में हमने क्या किया हमें नहीं याद रहता, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा एक हिंट है यहाँ पर। अगर काफी सारे फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे फंसते हैं अगर उन्होंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन इजी है ये। तो यहाँ पर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमने फॉलो की थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी जिसको बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, दैट इज व्हाट वी हैड फॉलोड। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। हिंट कहाँ से मिला हमें? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से मिला कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इसको बोला जाता है। यू कैन राइट इट। मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे पहले तो ये 2021 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। OOS लिखा है मैंने, आउट ऑफ सिलेबस है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो यहाँ पर यूज नहीं होते। ये बहुत नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फार्मिंग होती है। फूड जो है वो हेल्दियर होता है, टेस्टियर होता है। दीज आर द पॉइंट्स यू पीपल कैन इंक्लूड। मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेफ एंड हेल्दी फूड, टेस्टी फूड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। तो कोई भी एक पॉइंट आप लिखते हैं तो वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, 2021 के लिए था इसलिए हमने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स प्राइमरी सेक्टर हैज क्रिएटेड मैक्सिमम जॉब्स इन इंडिया। डाउट है यहाँ पर, 10 सालों में प्राइमरी सेक्टर ने मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट की हैं। देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो वी हैव लाइक ऑब्जर्व्ड अ ग्रोथ इन द टर्शरी सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी वहां पर इमर्ज हुई हैं। तो दिस इज बेसिकली दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है प्राइमरी सेक्टर ने बिल्कुल भी नहीं जनरेट की हैं। 10 सालों में तो क्या, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में भी आप देखेंगे तो जी नहीं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ जनरेट नहीं हुई हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द प्रेडेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट दिया हुआ है, जो पहले IMF को बोला जाता था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोला जाता था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये डी आई डोंट नो कैसे आ गया। RBI तो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, मतलब स्टैब्लिश किया गया था, रीनेम किया गया था उससे पहले। और ये क्या देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, टैरिफ वगैरह होते हैं, उनको ये ध्यान रखता है। तो उनसे आप रिलेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इसका नाम जो था वो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ऑन ट्रेड। तो गैट जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ये समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो रिलेट करके आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन था जो जहां पर बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे, जो मुझे भी लगता है कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए और ये आपके स्कूल वगैरह में भी पूछा जा सकता है। लास्ट यूनिट जो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाली, उस यूनिट से रिलेट करता है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग? G20 का मेंबर है, ब्रिक्स का जो है ये मेंबर है, सार्क का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है।
तो ये जो चीज है ये आप बुक में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता लगेंगी। यू वुड बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो थोड़ा एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। मेरा पर्सनल सजेशन है, इफ यू वांट टू डू आईआईडी इन अ बेटर मैनर, गो थ्रू एनसीईआरटी वंस। जितना हो सके एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर। पाकिस्तान ने अपना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो कौन से साल में स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे, मैंने वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर एडवांस में बता दी आपको कि पाकिस्तान ने 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बिफोर 3 इयर्स कंपेयर टू इंडिया। और इससे 10 साल पहले चाइना में स्टार्ट हो चुका था। तो 78 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 78 चाइना के लिए दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर कोई रेलेवेंट नहीं है। तो 1988, मतलब आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे, चाइना में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ उससे 10 साल बाद पाकिस्तान में हुआ और उसके 3 साल बाद इंडिया में हुआ। तो इस तरीके से 1978 और 1991, 1978 चाइना के लिए और इंडिया के लिए 1991। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ ये चीजें बताऊं मैं आपको जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं, उनसे साथ साथ और भी क्या चीजें रिलेट हो सकती हैं जो आप याद रखें तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा और बता रहा हूँ। State whether the statement is true or false. Self-help groups are an example of micro credit organization. देखिए माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा मोटा क्रेडिट जो क्रिएट करते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि बेसिकली फंड्स को पूल किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए आप ऐसे चलाते हैं, फिर उसके बाद में आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। माइक्रो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये माइक्रो क्रेडिट का एक जो है वो माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल होते हैं एंड इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप पूल करते हैं, 10-15 लोगों को लेते हैं साथ में, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना लोग सेव कर सकते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, लेंडिंग करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और फिर आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं आफ्टर यू नो running your self-help groups for a stipulated time period, for a given time period by the banks। तो इस तरीके से ये काम करता है। द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं 1958 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें चाइना ने अपने हर एक पर्सन, अपने हर एक हाउस होल्ड से बोला था कि अपने बैकयार्ड में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज जरूर स्टार्ट करें, सो दैट जो ग्रोथ रेट है चाइना का दैट कैन बी इंक्रीज एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। तो यहाँ पर है कि द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज टू इंश्योर रैपिड इंक्रीज इन डैश सेक्टर इन चाइना। तो अभी मैंने बताया कि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे कोई भी, तो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं हो सकती ऐसे बैकयार्ड में, टर्शरी नहीं हो सकती, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ये यहाँ पर इस तरीके से आप इसे मार्क कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में जो भी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, कौन से ईयर में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, चाइना में, चाइना से रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू मस्ट गो थ्रू इट। आपको इससे जो है गो थ्रू करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप याद रख सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, कहीं हेल्प करते हैं, तो इन्हें लाइक किए बिना मत चाहिए। अपना फीडबैक जरूर दें हमें, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है, मोटिवेशन मिलता है हमें। स्टेट एनी वन आउटकम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इंडिया में देखिए सबसे पहले तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, बहुत ज्यादा ग्रो हुई, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ। तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, आप एक एक करके लिख सकते हो। इक्विटी, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें हमारे पास आई। कोई भी एक पॉइंट लिखेंगे आपको यहाँ पर मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। यहाँ पर है कि ग्रेटर इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली 1991 से पहले हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, एलपीजी वगैरह आई जिसकी वजह से इनफ्लो जो है होने लगा, ग्रेटर इनफ्लो होने लगा इन्वेस्टमेंट का। बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए यहाँ पर अगर हम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले जो आता है आपको वो लिख लीजिए, 1947 में हुआ। 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें इंडिया में तो 1951 में हुआ, चाइना में 1953 में हुआ और ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप लिखेंगे तो सबसे पहला आइटम, फिर दूसरा आइटम,
फिर तीसरा आइटम और फिर चौथा आइटम। मैच कर लीजिए कहाँ पर ये जो है आता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो सी आपका जो वेरिएबल है वो इन सारी चीजों को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। मैंने आपको ईयर भी बता दिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जो ईयर है वो अगर आपको लर्न नहीं है, याद नहीं है, रिटर्न नहीं है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहली चीज, और आराम से अपना जो कंटेंट है, टॉपिक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, एंड आई होप सो कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से आपको बता दी हैं, और ये छोटी-छोटी चीजें जो आप याद रख सकते हैं, याद ज़रूर रखनी चाहिए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वन ऑफ द फेवरेट इस अगेन इस पूरी ये जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, ज्यादातर बच्चे जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर को 1956 से रिलेट करते हैं कि पहला आईपीआर यहाँ, ये पहला आईपीआर था। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईपीआर जो सबसे पहला आईपीआर था वो 1948 में बनाया गया था, ओनली फॉर नेम सेक। और ये प्लानिंग कमीशन जब एस्टैब्लिश हुआ था उससे पहले बनाया गया। प्लानिंग कमीशन आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, और ये सिर्फ नाम के लिए बना दिया गया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान जब हुआ हमारा, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। वी फॉलोड महलनोबिस मॉडल फॉर 5 ईयर प्लान्स, एंड दैट इज व्हाई ये आईपीआर 1956 का इतना ज्यादा जो है बुक्स में हवा बना हुआ है। बाकी एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत कम बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। पहला आईपीआर 1948 में आया था। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, अदरवाइज एक क्वेश्चन काफी होता है आपको 100 से 99 पर लाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस हैं। आजकल हमने एक नई सीरीज शुरू की है, ये पढ़ा क्या, जो सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन से बिलोंग करती है। एक एक क्वेश्चन मैं रोजाना पोस्ट करता हूँ एक्सेप्ट संडे। आप उसे भी जाके, उस सीरीज को भी जाके चेक करें। आईईडी के वीडियोस अवेलेबल हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। कार्ड सेक्शन में मिल जाएंगी आपको ये चीजें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको ये चीजें। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी आप अगर हमें चाहें तो हमें एफबी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारा जो है पेज है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में और भी लाता रहूंगा। ये हमारा सेट 1 था, सेट 2 भी आने वाला है बहुत जल्दी, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे में पोस्ट करने वाला हूं। और यहाँ पर अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, उनका लिंक भी गिवन है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वहां पर भी आप हमें पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं आप इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिकली, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं वहां पर। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो, और कहीं ना कहीं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, कीप वॉचिंग Manoj Jangir classes. Thank you all of you for giving your precious time.